हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सुभाष कुमार आप लोगों को पुनः इस पढ़ने पढ़ाने की दुनिया में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास का पहला अध्याय, जो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, इसमें बेसिक हम लोग नेपोलियन के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे और इटली और जर्मनी का एकीकरण, ये तीन मेन पॉइंट है। ठीक है, उसमें बिस्मार्क, ये जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था उसमें बिस्मार्क की भूमिका को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देखेंगे। यही हमारा 3-4 क्वेश्चंस यहाँ से लॉन्ग में आने की संभावना है। चलिए एक बार हम लोग थोड़ा थोड़ा हर एक टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग क्लास 9th से फ्रांस की राज्य क्रांति जो हुई थी उसको आप लोग क्लास 9th में पढ़ लिए होइएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे फ्रांस की क्रांति से कैसे राष्ट्र का विचार उत्पन्न हुआ। एक नज़र में आप लोग को उस समय ले जाना चाहता हूँ जब ये फ्रांस की राज्य क्रांति हो रही थी, क्योंकि उस समय सोशल स्ट्रक्चर की यदि बात करें हम, तो उस समय जो भी साम्राज्य थे वो छोटे छोटे राज्यों में विभाजित थे। उस समय देश का एक कल्पना नहीं था, वो हर एक छोटा छोटा राज्य अपना संस्कृति था, उसका अपना भाषा था, उसकी अपनी मुद्राएं थी, उसका अपना एक कानून, जिसको बोल सकते हैं कानून, मतलब जो भी उसका न्याय व्यवस्था था, हर एक राज्य का अलग अलग था। हर एक राज्य का अलग व्यापार था। एक राज्य से दूसरे में जाते तो आपको शुल्क देना पड़ता था। वहाँ की यदि माप तौल की व्यवस्था की बात करें हम, तो हर एक राज्य का आज जैसे वर्तमान में किलो केजी आता है, मीटर है, जो कि हर एक पैमाना हो गया, लेकिन उस समय पैमाने का अभाव था। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा समाज मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित था। एक शासक वर्ग था और शासक वर्ग से जो जुड़े हुए थे, और दूसरा एक जो मजदूर था, व्यापारी था, इन लोगों का एक वर्ग था। ठीक है, तो दोस्तों एक्चुअली हुआ क्या कि फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात एक नया चेहरा उत्पन्न होता है, उसमें से उसका नाम है नेपोलियन। नेपोलियन एक नए चेहरा के रूप में उत्पन्न होता है और वो राष्ट्र की कल्पना को लोगों को समझाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली 3 पॉइंट हम लोग देखेंगे: सामूहिक पहचान, जैकोबिन क्लब और नेपोलियन के कार्य। ठीक है, जैकोबिन क्लब एक पढ़े लिखे विद्यार्थियों का क्लब था, जो राष्ट्र की विचार जो उत्पन्न हुआ था उसको संपूर्ण देश में फैलाने का काम कर रहे थे। ठीक है, और सामूहिक पहचान हो गया कि जैसे पहले तो एक व्यक्तिगत पहचान होता है और दूसरा सामूहिक पहचान। सामूहिक पहचान जिसमें हम एक होकर के राष्ट्र के बारे में सोच सकते हैं, हर एक, जैसे भाषा के आधार पे हमारा पहचान हो गया या संस्कृति के आधार पे हमारा पहचान हो गया, उसी को सामूहिक पहचान कहते हैं। इसका कोई विशेष रोल नहीं है। ये आपको जैकोबिन क्लब यहाँ से ऑब्जेक्टिव आने की संभावना है। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये पढ़े लिखे व्यक्तियों का क्लब था जिसमें विद्यार्थी और शिक्षक दोनों सम्मिलित रूप से थे। नेपोलियन का उद्भव कैसे होता है फ्रांसीसी क्रांति से, इसको हम लोग एक उदाहरण के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे भारत जब आज़ाद हुआ हमारा देश, ठीक है, तो उस समय हमारे पास एक संविधान थी जिसके थ्रू आज़ाद भारत आगे की तरफ आज तक हम लोग चले आ रहे हैं। लेकिन ये जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उस समय उन लोगों के पास ऐसा कोई दस्तावेज नहीं था जिसके बाद कि वो आगे का निर्देशन करे, आगे का कैसे मतलब समाज को चलाएंगे, उनका कोई रोड मैप नहीं था। तो उस समय एक नया चेहरा वहाँ से निकलता है, नेपोलियन। और नेपोलियन बोनापार्ट इसका नाम हो गया। ठीक है, और ये फ्रांस की जनता को एकीकृत करने का कोशिश करता है, उनमें राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न करता है, राष्ट्रवाद की भावना। और वो फ्रांस की सीमाओं का विस्तार करना चाह रहा था, किया भी। और उसने क्या किया, पहले नेपोलियन का कार्य को 4-5 पॉइंट में मैं व्यक्त कर देता हूँ। दोस्तों, ये एक लॉन्ग क्वेश्चंस में आने की संभावना है। यदि थोड़ा सा डीप पूछा जाए तो नेपोलियन के कार्य को पूछा जा सकता है लॉन्ग क्वेश्चंस में। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो उसने क्या किया, क्रांति जो हुई थी वो सत्ता के विरुद्ध हुई थी, यानी कि डायरेक्ट राजशाही परिवार के विरुद्ध लोगों ने क्रांति किया था। तो सबसे पहले उसने क्या किया, जो विशेषाधिकार प्राप्त था, लोगों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे, उसको उसने ख़त्म कर दिया। दूसरा,
सामंती व्यवस्था को उसने बिल्कुल भी ख़त्म कर दिया। ठीक है। और तीसरा उसका कार्य था कि कानून के समक्ष सबको बराबर कर दिया, यानी कि किसी को विशेष अधिकार नहीं तो वही उसी को दूसरे फॉर्म में कह सकते हैं, कानून के समक्ष वो सबको बराबर कर दिया। और उसने क्या किया, यातायात एवं संचार व्यवस्था को पूरे फ्रांस में ओपन कर दिया। जो छोटे छोटे राज्य थे वो सब ओपन कर दिया, यानी कि सीमाओं का शुल्क वो घटा दिया, और जिससे व्यापारी को एक जगह से दूसरी जगह जा कर के व्यापार करने में उन लोगों को काफ़ी सहूलियत मिलने लगी। और माप तौल का ये जो मानक था उस समय एक्चुअली हो क्या रहा था, हर एक जो छोटे छोटे राज्य थे उनका अलग अलग अपना व्यवस्था था। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, तो वो उनके पास जो माप तौल की प्रणाली थी हर राज्य के लिए अलग अलग थी। तो इसने उसको ख़त्म करके एक माप तौल व्यवस्था लगाया, जिससे व्यापारी वर्ग में एक आसानी और सहूलियत मिली। ठीक है दोस्तों, जैसे कोई व्यापारी यहाँ से ख़रीद करके सामान ले जा रहा है 1 केजी, सपोज दैट 1 केजी चावल लेकर गया और वो दूसरे यहाँ बेचने के लिए गया, वहाँ पे गया तो पता चला उसका चावल या तो कुछ घट गया या बढ़ गया, क्योंकि वहाँ का पैमाना अलग था। ठीक है, जो आज हम लोग केजी देखते हैं, यदि एक दुकान में केजी नापिए तो वही रहेगा, दूसरे दुकान में केजी वही रहेगा। आप इसको ज़मीनी स्तर पे देख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो सब्जी वगैरह जो बेचते हैं वो केजी मतलब लोहे का वो तराजू नहीं रखते, वो छोटा छोटा पत्थर रखते हैं और पत्थर से ही आपको दे देते हैं। तो उसी प्रकार वहाँ पे माप तौल की व्यवस्थाएं तमाम थी। ठीक है, आप लोग को थोड़ा कल्पना करना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास जब पीछे जाना होता है तो हमको कल्पना के थ्रू ही जा सकते हैं, पीछे या आगे। वर्तमान से यदि हम पास्ट में जाना चाहते हैं तो भी हमें कल्पना करने की आवश्यकता होगी, और वर्तमान से हम फ्यूचर में जाते हैं तो भी हमें कल्पना करने की आवश्यकता है। थोड़ा कल्पना कीजिएगा आप लोग कि उस समय का समाज कैसा था। ठीक है, और इसने एक और काम किया था कि जो नारी थी, स्त्रियां, उनको पति और पिता के अधीन कर दिया, उनसे मताधिकार छीन लिया। ठीक है, तो इसके ये 4-5 पॉइंट हो गए। अगर आता है क्वेश्चन तो आप उसको पॉइंट बना करके राइट डाउन कर दीजिएगा। ठीक है, पहला विशेषाधिकार हटाया, सामंती व्यवस्था हटाया, कानून के समक्ष सबको बराबर कर दिया, माप तौल को एक कर दिया, और यातायात और संचार व्यवस्था में सुगमता ला दिया। इसको आराम से आप लोग राइट डाउन कर दीजिए। आइए दूसरा पॉइंट है हम लोग का, यूरोप में राष्ट्रवाद। यहाँ से हम लोग को राष्ट्रवाद समझने का कोशिश करते हैं, राष्ट्रवाद क्या है। 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से राष्ट्रवाद आपको आना ही आना है, क्योंकि 3 चैप्टर जो हमारा इतिहास का पहला 3 चैप्टर है वो राष्ट्रवाद से ही रिलेटेड है। एक इंडो चाइना राष्ट्रवाद है, ठीक है, और तीसरा चैप्टर हमारा हो गया भारत में राष्ट्रवादी आंदोलन हो गया। तो राष्ट्रवाद से एक 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ये राष्ट्रवाद क्या है। तो इसको यूँ समझिए, ये राष्ट्रवाद एक सामूहिक भावना है जो किसी विशेष क्षेत्र, यानी कि उसको देश कह सकते हैं, विशेष क्षेत्र के लोगों के प्रति लोगों में एक सामूहिक भावना होती है जो उसे आपस में जोड़ करके रखने का काम करता है। ठीक है, तो यही राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद ही एक ऐसी भावना, इसको यूँ कहे तो ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसा भावना जो जिसमें राष्ट्र हित सर्वोपरि हो, व्यक्तिगत हित का लोप हो जाता है। ठीक है, कोई भी मुद्दा, जैसे मान लीजिए इन फ्यूचर आप इसे समझ लीजिए भौगोलिक सीमा को लेकर के हो, यदि सीमा का विवाद हो तो ऐसा ना करे कि वो उसका है, उसमें पूरा देश एक हो जाता है, इसी को राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, इसको मैं एक नोट्स बना करके आप लोग को PDF में दे दूंगा। ठीक है, उसको आप लोग टू द पॉइंट रट लीजिएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। सामाजिक संरचना का तो चर्चा हो गया था, 2 वर्ग में था हम लोग का समाज उस समय विभाजित था, एक शासित वर्ग और एक उसको यूँ कहे तो शोषित वर्ग कह सकते हैं, जिसमें मजदूर, पढ़े लिखे वर्ग, व्यापारी, ये सब दूसरे, और एक विशेषाधिकार वर्ग था। ठीक है, उदारवादी राष्ट्रवाद, ये देखिए राष्ट्रवाद तो यहाँ पे आप लोग समझ लिए कि एक ऐसी भावना जो किसी विशेष क्षेत्र के लोगों में आपसी एकता की भावना को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। ये उदारवादी राष्ट्रवाद नया शब्द आता है, ये क्या है उदारवादी राष्ट्रवाद। तो उदारवादी मतलब आप लोग समझिए कि उदार मतलब कि हर चीज़ देने के लिए तैयार है। वो हुआ क्या, जब आपका ये राष्ट्रवाद यूरोप में चल रहा था उस समय नेपोलियन का आगमन यहाँ पे हो गया है। ठीक है, और ये
विशेषाधिकार हटा दिए, कानून के समक्ष खड़ा समानती व्यवस्था का हटा, माप तौला दिया, यातायात एवं संचार को बढ़ा दिया। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ, यूरोप में जो व्यापारी वर्ग थे, फ्रांस में विशेषकर, ठीक है, वो एक राज्य से दूसरे राज्य में अपने सामान को लेकर के जाने लगे। ठीक है, और ये जो छोटे छोटे राज्य थे उसको सीमाओं को हटा करके वो एक बड़ा बड़ा राज्य बनाता गया। ठीक है, तो इस प्रकार उदारवादी राष्ट्रवाद मतलब सीमा का नियंत्रण खत्म कर दिया। ठीक है, और ये जो टैक्स, जैसे मान लीजिए छोटा छोटा राज्य था, अब एक व्यापारी को एक देश से दूसरे में जाना हो तो उसको 2-3 यदि क्रॉस करना पड़ता तो तीनों जगह पर उसको टैक्स देना पड़ता था। इससे उसको बहुत परेशानी हो रही थी। तो इन्होंने मिल करके प्रसा के साथ, जर्मनी का यह एक बड़ा राज्य था प्रसा, ठीक है, एक जेल्वेराइन संघ की स्थापना की, जेल्वेराइन संघ। ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि जेल्वेराइन क्या है। तो जेल्वेराइन संघ की स्थापना की जो शुल्क का निर्धारण करता था, शुल्क को देखता था। ठीक है, और यही जो यातायात के संदर्भ में यहाँ पे रेलवे का विकास हुआ, जिसने आर्थिक राष्ट्रवाद को काफ़ी ऊंचा तक ले गया, आर्थिक राष्ट्रवाद की भावनाओं को काफ़ी आगे तक बढ़ाया। ठीक है, तो आपका आई होप कि ये 2 पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और ये 1815 को यहाँ पे पॉइंट आउट कर लीजिएगा, यहीं पे वियना समझौता हुआ था और यहाँ से नेपोलियन का हार होता है, जिसमें आपको ऑस्ट्रिया का चांसलर लॉर्ड मेटरनिख आएगा, एक नाम आएगा। ठीक है, देखिए पहले कोशिश कीजिए समझने का, ये फ्रांस की क्रांति हो रही है, यहाँ से नेपोलियन निकल रहा है और ये फ्रांस का विस्तार कर रहा था। ठीक है, 3 चीज़ समझ गए ना, फ्रांस की क्रांति हुई, उससे नेपोलियन निकला और वो फ्रांस में विस्तार कर रहा था, राष्ट्रवादी विचारों का बढ़ा रहा था। अब इसके जो आसपास वाले राज्य थे, जिसमें मुख्य रूप से ऑस्ट्रिया था। ठीक है, ऑस्ट्रिया को ये समस्या होने लगी कि कहीं ये हम पे अटैक न कर दे, तो ये 4 देशों के साथ मिल करके, जिसमें ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया और देश मिल करके इसको नेपोलियन को हरा दिए। नेपोलियन का जो ये संग्राम चल रहा था उसको हराने की कोशिश किए और अंततः उसको शायद सेंट हेलेना द्वीप भेज दिएगा, जहाँ उसे फांसी या उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ये दूसरा टॉपिक है। हम लोग मेन यहाँ पे नेपोलियन का अंत हो रहा है। समझ गए ना नेपोलियन का अंत क्यों हुआ था? क्योंकि नेपोलियन फ्रांस की क्रांति से निकला था और वो फ्रांस का विस्तार कर रहा था। तो इसके आसपास वाले जो ऑस्ट्रिया था उसको डर लगने लगा कि नहीं ये हमारे ऊपर अटैक कर देगा, इसलिए उसने नेपोलियन पे अटैक करके 4 देशों के साथ मिल करके नेपोलियन पे अटैक किया और नेपोलियन को हरा दिया। नेपोलियन का यहाँ पे ख़त्म हो गया, इंड हो गया नेपोलियन का। ठीक है, इसी को कहते हैं वियना संधि। ठीक है, अब नेपोलियन हारा और ये ऑस्ट्रिया और नेपोलियन के बीच में, चूँकि नेपोलियन अपना विचार फैला रहा था तो इसके भी कुछ समर्थक थे और ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, इन 4 देशों के भी समर्थक, इन दोनों के बीच में एक संधि हुआ जिसको वियना संधि कहते हैं। और इस वियना संधि ने क्रांतिकारियों को भूमिगत करने का कोशिश किया। नेपोलियन काफ़ी बृहद स्तर पे काम कर रहा था और उसके समर्थक बहुत बढ़ चुके थे, तो इन्होंने अब उसको क्रांति को दबाने की कोशिश किया। इसमें से निकलता है मेजनी। ठीक है, एक यहाँ पे टॉपिक आपका आएगा रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। ठीक है, जब ये नेपोलियन हार गया और क्रांतिकारियों को दबाने की कोशिश किया गया तो उस समय हमारे जो कलाकार थे, जो चित्र के माध्यम से, गाना के माध्यम से या कोई नाटक के माध्यम से ये जो कल्पना थी, जो विचारधारा थी, उसको प्रदर्शित करने का कोशिश किया। इसी को हम कहते हैं रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। ठीक है, समझ गए ये पॉइंट? हम आई होप कि ये पॉइंट भी आप लोग का क्लियर हो गया होगा। तो इसको एक बार रिकॉल किया जाए। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ से मेजनी का आगमन करेंगे और इटली का एकीकरण करा देंगे। इसमें इटली का एकीकरण करा देंगे और इसमें जर्मनी का एकीकरण करा देंगे और फिर उसको एक बार कंबाइन तरीके से समझ लिया जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें हुआ क्या, फ्रांस का क्रांति हुआ,
यहाँ से नेपोलियन निकला, फ्रांस की क्रांति से नेपोलियन निकला। नेपोलियन फ्रांस का विस्तार कर रहा था, जिसमें उसने आएगा, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव में नहीं आएगा, सब्जेक्टिव के लिए आएगा। नेपोलियन के कार्यों का वर्णन करें तो आपको मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट दे दिया हूँ, इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। विशेषाधिकार को हटा दिया, सामंती व्यवस्था को हटा दिया, कानून के समक्ष सबको बराबर कर दिया, यातायात एवं संचार का व्यवस्था में सुधार किया, माप तौल का मानक तैयार कर दिया। तो नेपोलियन यहाँ पे फ्रांस की विस्तार कर रहा था, तो इससे आसपास वालों को दिक्कत होने लगी कि कहीं ये हम पर अटैक न कर दे। तो जिसके फ्रांस के किनारे था ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया का चांसलर उस समय था मेटरनिक। उसने इंग्लैंड और 2 देशों के साथ, यानी 4 देश मिल करके नेपोलियन पर अटैक किए और उसको हरा दिए, उसको ख़त्म कर दिए, और जितने भी विचारधारा थे इसको नष्ट करने का कोशिश किए। और ये जब विचारधाराओं क्रांति का, इसी को कहते हैं क्रांतिकारियों का युग, उसमें विचारधाराओं को दबाने के लिए मेटरनिक ने पूरा कोशिश किया। और इस समय हमारे जो कलाकार थे वो उद्भव होते हैं, और वो चित्रों के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से वो राष्ट्रीयता की भावना को जर्मनी और फ्रांस के लोगों में फैलाने का कोशिश कर रहे थे। ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं यहाँ पे मेज़नी का आगमन और इटली का निर्माण। ठीक है, इटली का एकीकरण, इसको इटली के एकीकरण भी कहते हैं। यहाँ से आपको अब लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, इटली का एकीकरण क्या है, या आपको एक क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे जर्मनी का एकीकरण। ठीक है, सबको मैं अलग अलग कर दिया हूँ। देखिए इटली का एकीकरण, ये जो क्रांतिकारियों को दबाने का कोशिश किया जा रहा था, उसी में से एक मेज़नी निकला। ये मेज़नी का कि एक कार्बोनरी सदस्य, कार्बोनरी एक क्रांतिकारियों का गुप्त संगठन था। जब ऑस्ट्रिया क्रांतिकारियों को दबाने का कोशिश कर रहा था तो क्रांतिकारी मिल करके अपना गुप्त संगठन बनाने लगे थे, और गुप्त संगठन में मेज़नी आकर के ज्वाइन किया। उस संगठन का नाम था कार्बोनरी का वो सदस्य बना, और सदस्य बन करके वो अपना विचारधारा, फिर राष्ट्रवादी जो विचारधारा थी उसको फैलाने का कोशिश किया। क्योंकि यहाँ पे 2 लोगों के बीच में चल रही है, एक तो राष्ट्रवाद, एक राष्ट्रवाद हो गया, और दूसरा हो गया रूढ़िवाद, यानी कि इसको हम कह सकते हैं विशेषाधिकार वाले लोगों। हाँ, विशेषाधिकार। ठीक है, क्योंकि अब ये चाह नहीं रहे थे कि इन लोगों का आए, और ये लोग चाह रहे थे कि नहीं, इन लोग को छीन करके शोषणों का हम लोग कल्याण किया जाए। तो इसी में मेज़नी कार्बोनरी का सदस्य बनता है, और वो अपनी विचारधारा को फैलाने की कोशिश करता है। उसी बीच में इसको अरेस्ट कर लिया जाता है, गिरफ्तार पकड़ा जाता है, और इसके कार्यों पे प्रतिबंध लग जाता है। तो इसने फिर क्या किया, यंग इटली और यंग यूरोप 2 संस्था का निर्माण करता है, और अपना जो भी इटली को एकीकृत करने का इसके पास प्लान था, वो युवाओं को पकड़ा और युवाओं को समझाने की कोशिश किया, और युवाओं को समझाते समझाते उन लोग का एक बड़ा संगठन तैयार हो गया, और वो इटली के एकीकरण में कोशिश शुरू कर दिया। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए इटली का एकीकरण मेज़नी द्वारा हो रहा है। तब इटली के एकीकरण में क्या क्या बाधाएं थी, इसको 2-3 पॉइंट में मैं किया। ठीक है, एक ये एकीकरण में बाधाओं को, और एकीकरण के सहायक तत्वों, और एकीकरण का कैसे कैसे एकीकरण हुआ। ठीक है, 3 पॉइंट में यहाँ पे आप लोग समझने की कोशिश। एकीकरण में बाधा हो गया, एकीकरण में सहायक तत्वों, और किस प्रकार एकीकरण हुआ। तो सबसे पहली बाधा आ रही थी एकीकरण में कि हमारी जो जनता थी वो अशिक्षित जनता थी, व्याप्त उस समय गरीबी था, और वो इसके प्रति जागरूक नहीं हो पा रहे थे। ठीक है, ये पहला आपका बाधा हो गया। दूसरा आपका बाधा था राजाओं द्वारा विरोध। अब आप ही सोचिए कि जिसको पहले से अधिकार मिला है कि नहीं हम राजा हैं, हमारा बेटा राजा बनेगा, वो चाहेगा कि नया व्यवस्था है जिसमें हमारा अधिकार छीना जाए,
तो ये जितने राजा थे लोग उस समय के, वो लोग विरोध में खड़े हो गए। और तीसरा हुआ उस समय एक पोप था, ठीक है, पोप, धर्म का भी प्रकोप काफ़ी ऊंचा स्तर था। तो पोप के अधिकारों का विलुप्त हो गया, क्योंकि ये मेजनिक गणतंत्र का समर्थक था और यहाँ पे धर्म की बात हो रही थी। तो ये पोप के अधिकारों में कमी का एहसास हुआ। तो ये 3 समस्याएं मैं पॉइंट आउट किया हूँ, इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। एक, अशिक्षित जनता थी, गरीबी था। दूसरा, राजाओं के अधिकार का हनन हो रहा था, इसलिए वो विरोध कर रहे थे इस व्यवस्था का। और तीसरा, जो पोप था उसके अधिकारों का क्षय हो रहा था, इसलिए उसने भी इसका विरोध करने का कोशिश किया। लेकिन इतने विरोध के बावजूद भी यदि इटली का एकीकरण हो रहा है, तो वो कौन से तत्व थे जिसने मजबूर किया इटली को एक होने पे? तो आइए दोस्तों हम लोग उस पर बात करते हैं, यानी कि उसके सहायक तत्व जो एकीकरण में सहायक थे। तो एक था कि उनमें धर्म एक था, नेपोलियन का राष्ट्रवाद। ये जो नेपोलियन यहाँ पे राष्ट्रवाद का अपना प्रचार कर रहा था, फैला रहा था, तो उसी क्रम में ये फ्रांस के विस्तार के क्रम में ये इटली के कुछ छोटे छोटे राजाओं को जीत लिया था और उसको पूरा 3 भागों में विभाजित कर दिया था। इटली को जीत करके और उसको 3 छोटे छोटे राज्यों में विभाजित कर दिया था। 3 छोटे छोटे राज्यों में विभाजित कर दिया था। तो एक तो पहले बहुत ज़्यादा छोटे छोटे थे, ऑलमोस्ट शायद 300 के आसपास, याद नहीं आ रहा है मुझे, आप लोग देख लीजिए बुक में लिखा हुआ है। 300 छोटे छोटे राज्य थे, उसको इसने 3 भागों में विभाजित कर दिया था इटली को। धर्म उन लोगों का एक था, ठीक है, और भावनात्मक एकता, यानी कि वहाँ की भाषा भी एक थी, लोगों की संस्कृति भी एक थी। जैसे नहीं होता है कि क्लास 9th का लड़का एक साथ रहता है लोग, क्लास 10th का लड़का एक साथ रहता है लोग, जैसे हो गया। कुछ पढ़ने वालों का एक ग्रुप अलग होता है, कुछ खेलने वालों का ग्रुप एक अलग होता है, बैक बेंचर होते हैं जो हमेशा क्लास के पीछे ही बैठते हैं, उसी प्रकार यहाँ पे था। लेकिन वो क्लास 1 में है, तो इसलिए वो क्लास 9th को, अगर जहाँ क्लास 9th की बात आ गई तो वहाँ पे बैक बेंचर भी आपका साथ दे देगा, पढ़ने वाला भी आ जाएगा और खेलने वाला भी, तीनों मिल करके क्लास 9th बनते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे थी। इन लोग का भाषा एक था, भले छोटे छोटे राज्य में विभाजित थे, लेकिन इनका भाषा एक था, धर्म एक था, और नेपोलियन ने इनको एकत्रित कर दिया था। ये 3 तत्व जो थे, ये इटली के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किए। ये तीनों हमारी एकीकरण में बाधा थे और ये एकीकरण में सहायक तत्व थे, ठीक है। अब देखिए एकीकरण हुआ क्या। एकीकरण विभिन्न एकीकरण को तो आपका देखिए इटली एक हो गया, तो इसको मैं 3-4 पॉइंट में राइट डाउन किया, क्योंकि जब आप आंसर लिखिएगा तो थोड़ा टीचर को लगे कि नहीं, हाँ सजाए तरीके से रखा हुआ है। तो वहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, वैचारिक एकीकरण, भौगोलिक एकीकरण, राजनीतिक एकीकरण और आर्थिक एकीकरण, 4 पॉइंट में बनाया हूँ, ठीक है। कि एक तो वैचारिक, यानी कि हम लोग का मत एक हो गया। जो पहले एकीकरण में सहायक बाधक तो थे कि नहीं हम एकीकरण नहीं चाहते हैं, अब वो धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे, संस्कृति के आधार पे उनमें एक वैचारिकता आ गई और वो सब एकीकरण चाहने लगे, ठीक है। ये वैचारिक एकीकरण हो गया। अब भौगोलिक एकीकरण तो बिल्कुल ईजी है। भौगोलिक एकीकरण देखिए, जो छोटे छोटे राज्य थे, ये मिल करके पूरा 3 राज्यों में विभाजित हो गए। नेपोलियन ने इसको कर दिया था, 3 राज्यों में विभाजित हो गए, तो मेजनी के लिए और इजी हो गया एकीकरण, ठीक है। तो भौगोलिक एकीकरण यानी कि जो छोटे छोटे राज्य थे वो सिकुड़ करके एक इटली का निर्माण किए, ठीक है। और राजनीतिक एकीकरण में क्या हुआ, राजनीतिक एकीकरण को यूँ समझिए, जैसे मान लो छोटे छोटे राज्य थे तो उसका अलग कानून व्यवस्था था, इसका अलग कानून व्यवस्था था, उसका अलग कानून व्यवस्था था, सबका अलग अलग कानून व्यवस्था था। लेकिन मेजनी ने क्या किया, एक गणतंत्र की स्थापना किया और राजतंत्र को हटा दिया। राजतंत्र को
हटा करके गणतंत्र लाया वहाँ पे, और उसमें जो अब शासक होगा उन लोगों द्वारा चुना जाने लगा। ठीक है, इसी को हम लोग राजनीतिक एकीकरण कहते हैं। और आर्थिक एकीकरण में उसने क्या किया, जैसे विभिन्न क्षेत्रों में, कृषि में, उद्योग में उसने काफ़ी डेवलपमेंट किया। जो पहले छोटे छोटे राज्य में अपना उद्योग चलाते थे, अब वो बड़ा मतलब उसको एक वृहद स्तर पे ले गया, उसी को हम लोग आर्थिक एकीकरण हुआ। एकीकरण का मतलब सीधे समझिए आप लोग, ये जो छोटा छोटा राज्य हमारा विभाजित है, इटली जैसे मान लो ये हो गया, एक राज्य ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ऐसे ये बड़ा राज्य, और ये पूरा इटली बना, इटली बना। ठीक है, इसी को हम पॉइंट आउट कर दिए यहाँ पे कि इटली के एकीकरण, जब मेजनी इसको एक करने चला उसमें क्या क्या बाधाएं आई। क्योंकि फ्रांस का विस्तार करने के क्रम में नेपोलियन इसके कुछ भागों को जीत करके एक कर दिया था, और ऑस्ट्रिया यहाँ पे आकर के उसको हरा दिया। ठीक है, नेपोलियन का मृत्यु होता है और यहाँ से अब ये मेजनी आता है। ठीक है, मेजनी आता है, और चूंकि उस समय क्रांतिकारियों को दबाया जा रहा है, तो ये क्रांतिकारी लोग छोटे छोटे अपना संस्था बनाते हैं, गुप्त संस्था जिसको बोलते हैं। उसमें एक कार्बोनरी संगठन था, इसका सदस्य मेजनी इसका सदस्य बनता है कार्बोनरी संगठन का, गुप्त संगठन का, और अपनी जो गणतंत्र का उसका विचार था, अपने राष्ट्रीयता की जो विचार थी, भावनाएं थी, उसका वो प्रचार करना शुरू करता है। और इसी क्रम में उसको फिर अरेस्ट किया जाता है और उसको सजाएं मिलती है। इस बीच में वह अपनी दो संस्थाएं स्थापित करता है, यंग इटली और यंग यूरोप, यानी कि वो युवाओं को पकड़ना शुरू किया अब, और युवाओं को पकड़ करके उनको राष्ट्र के प्रति प्रेरित किया, और उसके बाद उसने एकीकरण का कार्य को आगे बढ़ाया। ठीक है, इसमें अब यही एकीकरण के कार्य में उसको क्या क्या बाधाएं आई, क्या क्या सहायक तत्व थे, और क्या एकीकरण में क्या क्या हुआ, इसी को मैं 3 पॉइंट में कर दिया हूँ। ठीक है, जब ऐसे आप आंसर लिखिएगा तो आपको थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा और नंबर अच्छा बिल्कुल इजी तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो एकीकरण में बाधाएं आपको जैसे बता दिया मैंने, अशिक्षित जनता थी, गरीबी थी, अशिक्षा का अभाव था, गरीबी था, पूरा व्याप्त तरीके से फैला हुआ था। ठीक है, यूरोप में राजाओं का विरोध और पोप का विशेषाधिकार को अंत हो रहा था। यानी कि जो पहले, अब देखिए अब चुनाव होने लगा तो जो राजा परिवार था, राजा का परिवार था, वो तो विरोध करबे करेगा कि नहीं हम राजा बनेंगे, पता नहीं है अगले चुनाव में जीतेंगे कि नहीं, तब तक राजा तो वो तो विरोध कर रहा था। और एक धर्म का भी प्रकोप बहुत ज़्यादा था, तो धर्म वाले उसमें पोप ज़्यादा थे। ठीक है, तो ये पोप का भी अधिकार छूट मतलब छीना जा रहा था, तो पोप भी विरोध कर रहा था और ये राजा भी विरोध कर रहे थे, और अशिक्षित जनता। बिल्कुल इजी तरीका से आप लोग 3 पॉइंट लिख दीजिएगा। और सहायक तत्वों में क्या आया कि भावनात्मक एकता उन लोगों में व्याप्त थी। ठीक है, सांस्कृतिक स्तर पे, भाषा के आधार पे वो एक थे, एक ही बोली बोली जाती थी। तो इन लोगों को बताया गया कि मैं तुम लोग एक हो, तुम लोग को अलग अलग ऐसे शोषित किया जा रहा है, तो उन लोगों में एकता आई, भावनात्मक एकता। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा धर्म उन लोग का एक था, और नेपोलियन ने इनको एक कर दिया था फ्रांस के क्रांति। और ये एकीकरण क्या हुआ, वैचारिक एकीकरण, भौगोलिक एकीकरण, राजनीतिक एकीकरण और आर्थिक एकीकरण हुआ। तीनों को, चारों पॉइंट मिला करके एकीकरण ही हो रहा है, लेकिन हमने उसको अलग अलग डिवाइड कर दिया कि एक तो विचार के आधार पे सब लोग एक हो गए। दूसरा ज्योग्राफिकल, ये ज्योग्राफिकल अब एक इटली बन गया, यहाँ से ये सब हट गया। ठीक है, ये सारे बाउंड्री खत्म हो गए और केवल ये एक इटली बन गया, तो इसी को ज्योग्राफिकल कह दिए। राजनीतिक में क्या हुआ, मेजनी आया, गणतंत्र ला दिया, यानी कि जो पहले राजा का बेटा राजा बन रहा था उसको हटा करके वहाँ पे चुनाव वाला व्यवस्था ला दिया, उसी को राजनीतिक व्यवस्था कर दिए। ठीक है, कॉमन सेंस है, आप लोग लगाइएगा, बिल्कुल अच्छा तरीका से आंसर लिख दीजिएगा। और आर्थिक में क्या हुआ कि उसने नए नए उद्योग, नए नए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएं, और वो रेलवे परिवहन का जो विकास हो रहा था, रेलवे वही नहीं किया लेकिन परिवहन का वो खोल दिया। व्यापार का शुल्क जो था उसको हटा करके, प्रतिबंध जो थे उसको हटाया, कम किया। इस प्रकार जो एकीकृत इटली को बना, इटली का एकीकरण हो गया। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं
जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी के एकीकरण में एक आपको आएगा यहाँ पे बिस्मार्क। कहाँ गया बिस्मार्क? हाँ, बिस्मार्क का इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, यहाँ से दो क्वेश्चंस आपको आएंगे। एक तो जर्मनी का एकीकरण को लिखें और दूसरा क्वेश्चन बनेगा आपका जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका। ठीक है, दो क्वेश्चंस यहाँ से आने की संभावना है। तो बिल्कुल इजी तरीका है, कोई नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे आप लोग को बताया कि एकीकरण में बाधा, सहायक तत्व और एकीकरण, वैचारिक, भौगोलिक, राजनीतिक, ये आप उस पर भी फिट कर सकते हैं, आंसर वहाँ पे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि जब एकीकरण कोई भी व्यवस्था लागू करने जाइएगा तो वहाँ पे कुछ समस्याएं आएंगी और कुछ ऐसी होगी जो सहायक तत्व होंगे कि नहीं लागू करना चाहिए और क्या हुआ। तीन चीज़ आप पॉइंट आउट करके जर्मनी का एकीकरण को लिख लीजिए। ठीक, तो बाधाओं में सबसे पहला इसका ऑस्ट्रिया आया। ठीक है, छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, राष्ट्रवाद का अभाव था। यही बात वहाँ पे भी है, लेकिन थोड़ा सा उसको मॉडर्न तरीके में लिखने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, सबसे पहला जर्मनी का एकीकरण जब हो रहा था तो जर्मनी बड़ा राज्य था। जर्मनी में सपोज दैट ये जर्मनी हो गया। ठीक है, और इसमें ये छोटे छोटे राज्य हैं और इसका सबसे बड़ा राज्य था प्रसा। ठीक है, सबसे बड़ा राज्य प्रसा था। यह प्रसा का मंत्री था बिस्मार्क, प्रधानमंत्री जिसको बोलते हैं उसका मंत्री था बिस्मार्क, और इसी के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं कैसे। सबसे बड़ा दुश्मन ऑस्ट्रिया हो गया। ठीक है, ये जर्मनी हो गया, ये बड़ा वाला जर्मनी हो गया, और यहाँ पर एक दूसरा देश था ऑस्ट्रिया। अब जब देखा कि जर्मनी यदि एक हो जाएगा तो वो ऑस्ट्रिया को भी ऑस्ट्रिया के लिए खतरा उत्पन्न करेगा। और चूंकि जर्मनी हमारा दो भाग में विभाजित था, नॉर्थ एवं साउथ भाग में विभाजित था। ठीक है, तो कुछ भागों पे उसका अधिकार था ऑस्ट्रिया का, कुछ भागों पे उसका ऑस्ट्रिया का अधिकार था। तो इसने प्रसा ने देखा कि नहीं, लोगों को समझा बुझा करके और उसको ले लिया जाए, जर्मनी को एक संगठित बना दिया जाए तो हम लोग के लिए बेहतर होगा। ठीक है, तो यही उसकी तीन पॉइंट यहाँ पे। एक, ऑस्ट्रिया उसके लिए बाधा का कार्य कर रहा था, छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, और जो राष्ट्रवाद थी वहाँ पे, मतलब अपने देश के प्रति, वो वहाँ पे उसका अभाव था। वहाँ पे लोग अभी भी मतलब रूढ़िवादी व्यवस्थाओं में विश्वास करते थे और उसी पे वो लोग रहना चाहते थे। ये तीन बाधाएं हो गई। अब आइए सहायक तत्व, यानी कि जो इसको एकीकृत करने में हेल्प किया। तो सहायक तत्वों में दोस्तों यदि हम बात करें तो वहाँ पे हमारा सांस्कृतिक एकता, नेपोलियन का सैन्य अभियान और बिस्मार्क का योगदान। सांस्कृतिक एकता, जैसा कि आप लोग इटली में देखें कि उसकी एक भाषा थी, लोगों में एक संस्कृति था और वो धर्म भी एक था। तो कहीं ना कहीं वो जर्मनी के साथ भी वही सारी व्यवस्थाएं थी। नेपोलियन का सैन्य अभियान, नेपोलियन जो था वो अपनी फ्रांस का विस्तार के क्रम में जर्मनी को भी कुछ भाग को अपना एकत्रित किया था, यानी कि जर्मनी में भी अटैक किया था वो और उसको अपना बना लिया था। तो उसका जो उसने कार्य किया वो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क के लिए हेल्पफुल हुआ। और तीसरा आता है हमारा बिस्मार्क। ठीक है, मेन यही बिस्मार्क है। बिस्मार्क को यूँ समझने की कोशिश कीजिए कि वो जर्मनी का एक सबसे बड़ा राज्य था प्रसा। ठीक है, जर्मनी का सबसे बड़ा राज्य प्रसा और छोटे छोटे भी राज्य थे। तो ये प्रसा का मंत्री था और प्रसा को लगा कि कैसे किया जाए, कैसे जर्मनी को एकीकरण कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले उसने देखा कि हमारे सामने दुश्मन है ऑस्ट्रिया, क्योंकि हमको ऑस्ट्रिया से लड़ना होगा। तो इसलिए उसने 2-3 काम किया। पहला, अपना आर्थिक स्थिति को मजबूत किया। ठीक है, इसके लिए उसने अपने उद्योग धंधे और रोजगार भी दिए। ठीक है, दूसरा, वो सैनिक संगठन को मजबूत किया, अपनी सैन्य व्यवस्था पे उसने फोकस किया। और तीसरा, लौह एंड रक्त की नीति से वो 3 राज्यों को पराजित करके और जर्मनी को एकीकृत कर दिया। ठीक है,
आइए दोस्तों, इसको एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बिस्मार्क क्या करता है। बिस्मार्क के पास वो देख चुका था, दूरदृष्टि था उसको, जिसको दूरदृष्टि बोलते हैं, कि जो आगे तक का सोचता हो। तो सोच रहा था कि जब मैं जर्मनी का एकीकरण करने निकलूँगा तो सबसे पहले हमारे लिए दुश्मन के रूप में खड़ा होगा ऑस्ट्रिया, क्योंकि वो चाह नहीं रहा था। और इसके लिए हमको चाहिए रुपया पैसा और सैनिक चाहिए। अब अपने बल पे बलबूता नहीं ना कर लेगा, क्योंकि अब यहाँ पे नेपोलियन को देख चुका था कि नेपोलियन कैसे हार गया। ठीक है, नेपोलियन इमेजनी का भी काम वो देख रहा था, सब समानांतर चल रहे हैं। तो उसने क्या किया, पहले अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत की, दूसरा सैनिक स्थिति मजबूत की, और तीसरा मार काट खून सब बहाते हुए 3 राज्यों को जीत लिया और फाइनली जर्मनी को एकीकृत कर दिया। तो उसमें क्या किया, वो लौह एवं रक्त की नीति उसको कहते हैं। इसमें उस सीधे अटैक कर देता था। डेनमार्क को पराजित किया, 1866 में ऑस्ट्रिया को पराजित करता है, और तीसरा 1870 में वो फ्रांस को पराजित कर एक बृहत जर्मनी का निर्माण करता है। देखिए दोस्तों कि कितना संघर्ष चल रहा है देशों में, कितना मतलब उस समय कितना विरोध चल रहा था, मार काट चल रहा था। प्रथम विश्व युद्ध में आप जब आगे पढ़िएगा तो प्रथम विश्व युद्ध में यही जर्मनी है, यहाँ पे यही जर्मनी प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेता है, और यही ऑस्ट्रिया जो यहाँ पे ऑस्ट्रिया हारा है। देखिए ऑस्ट्रिया यहाँ पे हारा 1866 में, और 1870 में फ्रांस हारा, ठीक है, और जर्मनी जीत गया है। ये दोनों, अब यही तीनों मिल करके प्रथम विश्व युद्ध का यहीं से बीजारोपण होता है। बैकग्राउंड अगर प्रथम विश्व युद्ध को आगे आप फ्यूचर में देखते हैं तो ये सब कहीं ना कहीं ये कारणें प्रथम विश्व युद्ध के लिए प्रेरित की थी। तब तक के लिए ये हमारा आज का टॉपिक सब क्लियर हो गया, जो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग को पढ़ना था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से मेन हम लोग का 3-4 क्वेश्चंस आने वाले हैं। एक तो सबसे पहला आपका 2 नंबर का आएगा, राष्ट्रवाद क्या है। ठीक है, मैं उसका PDF नोट्स बना करके आप लोग को डिस्क्रिप्शन में या टेलीग्राम चैनल पे, डिस्क्रिप्शन में 1-2 दिन में चला जाएगा, और टेलीग्राम चैनल पे भी आपको इसका PDF नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, तो 1-2-3 यहाँ से पॉइंट आउट कर लिए। एक राष्ट्रवाद क्या है, दूसरा जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण। ठीक है, और नेपोलियन बोनापार्ट के कार्यों का वर्णन करें। नेपोलियन उतना इम्पोर्टेंट नहीं रखता, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चंस पूछने की संभावनाएं थोड़ी ज़्यादा है, इसलिए आप लोग इसको थोड़ा सा विशेष तरीके से पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग बात करते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ाने का उद्देश्य क्या था। आखिर ये चैप्टर आप लोगों को क्यों पढ़ाया जा रहा है क्लास 10th में। ये जर्मनी एक तो हो गया, फ्रांस एक हो गया, फ्रांस में क्रांति हो गया 9वीं क्लास में, इसमें जर्मनी को 10वीं क्लास में आपने जर्मनी को एक कर दी, इटली को एक कर दिया, यहाँ पे आप जर्मनी को एक कर रहे हैं। इसको पढ़ने से आप लोग को क्या मिलेगा। देखिए इन फ्यूचर जब भी आपको भारत माँ की सेवा करने का अवसर मिलता है, यानी जब भी आप IAS PCS का अधिकारी बनते हैं, तो उस समय जो भी हमारे समाज में व्यवस्थाएं हैं उसको जब आप चेंज करने चलिएगा तो आपके साथ क्या क्या चैलेंजेस आएंगे और उसको कैसे हैंडल कीजिएगा, ये मेन आपका उसी का बैकग्राउंड है। तो उस लिहाज से भी आप लोग थोड़ा इसको अच्छे तरीके से